सोचिए, अगर कोई एक भयानक समुद्री तूफान में फंस जाए। बहुत ही डरावना ख्याल है ये। बिल्कुल, चारों तरफ बस ऊंची ऊंची लहरें हों और मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। और फिर अचानक किसी तरह बचने के बाद वो इंसान एक बिल्कुल अनजान शहर के तट पर पहुंचता है, जहां उसका अपना कोई नहीं है। हाँ, और अपनी जान बचाने और उस नई जगह पर सरवाइव करने के लिए उसे अपनी पूरी पहचान छुपानी पड़ती है, किसी और का रूप धारण करना पड़ता है। ये तो किसी मॉडर्न सस्पेंस या साइकोलॉजिकल थ्रिलर का प्लॉट लगता है। हाँ, लगता तो यही है। और इस पूरे नाटक के बीच कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति उसकी जान बचाने के लिए सामने आ जाता है। क्या बात है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम किसी नई थ्रिलर पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम गोता लगाने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक ट्वेल्थ नाइट की दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं का एक बहुत ही गहरा और उलझा हुआ ताना बाना है। और आज का हमारा मिशन है इस क्लासिक कहानी के पन्नों को पलटना और ये समझना कि कैसे गलतफहमियां, भेष बदलना और प्यार के अजीबोगरीब नियम मिलकर एक जबरदस्त ड्रामा तैयार करते हैं। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत होती है इलेरिया नाम की जगह के तट पर, उसी भयंकर समुद्री तूफान से जिसका आपने जिक्र किया। हाँ, इस तूफान में जुड़वा भाई बहन सेबेस्टियन और वियोला, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, वो एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। और दोनों को यही लगता है कि दूसरा लहरों में डूबकर मारा गया। तो शुरुआत तो बहुत ही डार्क और इमोशनल है। हाँ, और ये शुरुआत कहानी के पूरे टोन को सेट कर देती है। अगर हम इस तूफान को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की तरह ना देखकर एक रूपक या मेटाफर की तरह देखें, तो ये उन किरदारों की जिंदगी में आने वाले भावनात्मक तूफान का बहुत बड़ा प्रतीक है। वही तो। वायोला, जो एक अनजान देश के तट पर किसी तरह बच गई है, वो अपने भाई की मौत के डर से गहरे सदमे में है। उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जिस कैप्टन ने वायोला की जान बचाई है, वो उसे एक बात बताता है। क्या बताता है? वो कहता है कि उसने तूफान के दौरान सेबेस्टियन को लहरों के बीच एक मजबूत मस्तूल यानी जहाज के एक बड़े लकड़ी के खंभे के सहारे खुद को बंधे हुए देखा था। अरे वाह! हाँ, वो पानी के ऊपर टिका हुआ था। अब ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये वायोला के लिए जीने की एक वजह बन जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद, बस शायद, उसका भाई अभी भी जिंदा है। कैसे करेगी? हाँ, क्योंकि इलिरिया उसके लिए बिल्कुल नया शहर है। कैप्टन उसे इस जगह के बारे में क्या बताता है और वायोला यहाँ से क्या कदम उठाती है? देखिए, कैप्टन उसे बताता है कि इस इलिरिया नाम की जगह पर ड्यूक ऑर्सिनो का राज है। अब ये ड्यूक ऑर्सिनो वैसे तो एक बहुत ही नेक और शक्तिशाली इंसान है, पर फिलहाल वो एक बहुत ही अजीब मानसिक स्थिति में है। एग्जैक्टली। वो ओलिविया नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला के एक तरफा प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि ओलिविया खुद एक गहरे सदमे में है। उसने हाल ही में अपने भाई को खोया है और उसने ये कसम खाई है कि वो अगले 7 सालों तक किसी भी पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी, ना ही किसी पुरुष की संगति में रहेगी। वो एक नन की तरह काले घूंघट में रहेगी और आंसुओं से अपने घर को सींचेगी। ये तो बहुत ही ड्रामेटिक स्थिति है। मतलब एक तरफ ऑर्सिनो प्यार में पागल है और दूसरी तरफ ओलिविया शोक में डूबी हुई है। और वायोला, जो खुद अपने भाई को खोने के गम में है, उसे शायद ओलिविया का दर्द समझ आता होगा। हाँ, तो क्या वो ओलिविया के पास जाने की कोशिश नहीं करती? वो बिल्कुल कोशिश करना चाहती है। वायोला को लगता है कि दोनों का दर्द एक जैसा है, तो शायद वो ओलिविया के पास जाकर उसकी सेवा कर सके और दुनिया की नजरों से दूर रह सके। लेकिन कैप्टन उससे समझाता है कि ये असंभव है। हाँ, क्योंकि ओलिविया ने अपने दरवाजे हर किसी के लिए बंद कर दिए हैं, खासकर किसी भी नए इंसान के लिए। और जब ये रास्ता बंद हो जाता है, तब वायोला एक बहुत ही साहसिक और बोल्ड कदम उठाती है। वो तय करती है कि वो एक पुरुष का भेष धारण करेगी और ड्यूक और सीनो के दरबार में जाकर उसकी सेवा करेगी। और वो अपना नया नाम रखती है सिसारियो। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। वायोला एक लड़की है, वो एक अनजान शहर में है और अचानक वो एक लड़का बनने का फैसला कर लेती है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक नाटक था या इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी थी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि उस दौर में और खासकर उस स्थिति में एक अकेली और खूबसूरत महिला के लिए एक अनजान देश में भेष बदलना सिर्फ कोई शौक या मजेदार ख्याल नहीं था। बिल्कुल, वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। वही मैं सोचती हूँ, एक अकेली औरत के लिए 16वीं सदी के समाज में सरवाइव करना बिना किसी पुरुष के संरक्षण के लगभग नामुमकिन था। तो पुरुष का भेष उसे वो आजादी और सुरक्षा देता है जो उसे एक महिला के रूप में कभी नहीं मिलती। और यहाँ कैप्टन उसकी मदद करता है।
वो उसे बिल्कुल वैसे ही रंग और फैशन के कपड़े लाकर देता है जैसे कपड़े उसका जुड़वा भाई सेबेस्टियन पहना करता था। और जब वायोला वे नए कपड़े पहनती है तो वो हूबहू अपने भाई जैसी दिखने लगती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। क्योंकि यही सेबेस्टियन वाला रूप आगे चलकर बहुत बड़ी गलतफहमियों का कारण बनने वाला है। तो अब हमारी वायोला बन चुकी है सेजारियो, और सेजारियो के रूप में वो ड्यूक ओर्सिनो के दरबार में पहुंच जाती है। और मैं मानती हूँ कि वायोला बहुत ही स्मार्ट और समझदार इंसान है। हाँ, वो बहुत जल्द दरबार में अपनी जगह बना लेती है। सेजारियो के रूप में उसका अनुभव कैसा रहता है? क्या ओर्सिनो उस पर भरोसा करने लगता है? भरोसा। ओर्सिनो तो सेजारियो पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। बहुत ही कम समय में सेजारियो यानी वायोला ड्यूक ओर्सिनो का सबसे चहेता सेवक बन जाता है। और हम जानते हैं कि ओर्सिनो असल में अपने ही प्यार के आइडिया से प्यार कर रहा है। उसे बस प्यार करने से प्यार है। सही कहा। वो दरबार के समझदार लोगों की संगत छोड़कर बस अकेले बैठना, उदास संगीत सुनना और ओलिविया के ख्यालों में खोए रहना पसंद करता है। और वो अपने दिल के सारे राज ओलिविया के लिए अपनी तड़प सब कुछ सिर्फ सेजारियो को बताता है। दोनों के बीच बहुत ही कम समय में एक बहुत ही गहरी आत्मीयता बन जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी में वो इमोशनल ट्विस्ट आता है। हाँ, क्योंकि ओर्सिनो ओलिविया को चाहता है, ये तो ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जहां ओर्सिनो दिन रात अपने प्यार का बखान सेजारियो से कर रहा है, वायोला के अंदर क्या चल रहा होता है? वायोला के अंदर एक बहुत ही भयानक कश्मकश चल रही होती है, क्योंकि ओर्सिनो की बातें सुनते सुनते, उसकी पीड़ा को करीब से देखते हुए वायोला खुद ड्यूक ओर्सिनो से प्यार करने लगती है। अब सोचिए, ये कितनी अजीब और दर्दनाक स्थिति है। वो इंसान जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है, वो हर दिन उसे किसी और औरत के पास अपने प्यार का पैगाम लेकर जाने के लिए कहता है। ये क्लासिक लव ट्रायंगल बन जाता है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल जहां एक इंसान की असल पहचान ही छुपी हुई है। ये तो सच में बहुत मुश्किल स्थिति है। मैंने हमारे सोर्सेज में ये भी पढ़ा है कि ओर्सिनो और सेजारियो के बीच प्यार की गहराई को लेकर एक बहुत ही गहरी बहस होती है। हाँ, होती है। क्या ओर्सिनो सच में ये मानता है कि महिलाओं का प्यार पुरुषों जितना गहरा नहीं हो सकता? बिल्कुल। ओर्सिनो का अहंकार यहाँ बहुत साफ दिखाई देता है। वो सेजारियो से कहता है कि किसी भी महिला का दिल उतना बड़ा नहीं होता कि वो एक पुरुष के जितने गहरे प्यार को अपने अंदर समा सके। वो मानता है कि उसका प्यार सबसे श्रेष्ठ है। औरतों के प्यार को वो बहुत ही सतही मानता है। और मैं सोचती हूँ कि वायोला जो अंदर से एक महिला है और खुद ओर्सिनो से इतना गहरा प्यार कर रही है, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती होगी। हाँ, तो वो इस पर कैसे रिएक्ट करती है? वो बहुत ही चतुराई से इसका विरोध करती है। वो सीधे तौर पर ये नहीं कह सकती कि मैं एक औरत हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तो वो क्या कहती है? इसके बजाय वो बातों बातों में एक कहानी गढ़ती है। वो कहती है कि उसके पिता की एक बेटी थी जो असल में वो खुद है, जिसने एक पुरुष से बहुत सच्चा प्यार किया था। हाँ, वो बताती है कि उस लड़की ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, बल्कि उस प्यार को अपने अंदर ही घुटने दिया, जिसके कारण वो उदासी से पीली पड़ गई और एक स्मारक पर बैठी हुई मूर्ति की तरह मुस्कुराती रही। ये सुनकर ओर्सिनो थोड़ा प्रभावित होता है और उत्सुकता से पूछता है कि क्या वो लड़की प्यार में मर गई? लेकिन वायोला इस बात को टाल जाती है। ये सीन दिखाता है कि वायोला का प्यार कितना सच्चा है, जबकि ओर्सिनो का प्यार सिर्फ दिखावा है। और इसी बातचीत के बाद ओर्सिनो सेसारियो को अपना पैगाम लेकर ओलिविया के पास भेजता है। वो सेसारियो से कहता है कि ओलिविया के दरवाजे पर अड़ जाना, लेकिन बिना मिले वापस मत आना। हाँ, अब वहां क्या होता है ये देखना मजेदार है। मुझे ये जानना है कि जब सेसारियो यानी वायोला ओलिविया के घर पहुंचती है तो क्या होता है, क्योंकि ओलिविया ने तो किसी भी पुरुष से मिलने की कसम खा रखी थी। यहीं पर कहानी का एक और बहुत ही शानदार दृश्य आता है। सेसारियो ओलिविया के दरवाजे पर पहुंचता है और इतनी जिद करता है, इतना हंगामा करता है कि ओलिविया जो घूंघट में है, इस ढीठ और जिद्दी मैसेंजर को देखने के लिए मान जाती है। बिल्कुल, वो सेसारियो को अंदर बुलाती है। अब वायोला जो जानती है कि महिला उस इंसान का प्यार ठुकरा रही है जिसे वायोला खुद चाहती है, वो ओलिविया से बहुत ही बेबाकी से बात करती है। वो कोई रटा रटाया चातुकारिता वाले डायलॉग नहीं बोलती। वो ओलिविया से कहती है कि वो उसका चेहरा देखना चाहती है। और ओलिविया जो शायद इस लड़की की बेबाकी से इम्प्रेस हो गई है, अपना घूंघट उठा देती है। और फिर वायोला वो बहुत ही मशहूर विलो कैबिन वाली बात कहती है। हाँ, वो बहुत ही सुंदर हिस्सा है नाटक का। ओलिविया से कहती है कि अगर वो ओर्सिनो की जगह होती और ओलिविया से इतना प्यार करती तो वो हार नहीं मानती। वो ओलिविया के घर के बाहर एक झोपड़ी बना लेती, दिन रात ओलिविया का नाम पुकारती,
आधी रात को दर्द भरे गीत गाती और हवाओं में ओलिविया का नाम इस तरह गूंजता कि उसे दया आ ही जाती। ये सुनकर ओलिविया का रिएक्शन क्या होता है? ओलिविया पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाती है। अगर हम इस दृश्य का विश्लेषण करें तो हमें समझ आता है कि ओलिविया का दिल कैसे जीता गया। ओर्सिनो का प्यार ओलिविया के लिए बहुत ही भारी और थकाऊ था। हाँ, ओर्सिनो दूर बैठकर बस आंसुओं और आहों का पैगाम भेज रहा था, लेकिन सेजारियो के रूप में वियोला की बातों में एक अजीब सी सच्चाई, एक पैशन और एक गहराई थी। और ये गहराई असल में एक महिला की संवेदनशीलता से आ रही थी, जो खुद एक तरफा प्यार का दर्द समझती है। वियोला असल में अपने ही दर्द को आवाज दे रही थी और इसी बात ने ओलिविया का दिल जीत लिया। ओलिविया को ओर्सिनो के संदेश से कोई मतलब नहीं था, उसे तो उस संदेशवाहक यानी सेजारियो से ही पहली नजर का प्यार हो जाता है। ये तो गजब हो गया। मतलब जिस महिला ने 7 साल तक किसी भी मर्द की शक्ल न देखने की कसम खाई थी, वो एक ही मुलाकात में एक ऐसे लड़के पर अपना दिल हार बैठती है जो असल में एक लड़की है। हाँ, और अब ओलिविया क्या करती है? क्या वो सेजारियो को अपने दिल की बात बताती है? वो सीधे सीधे तो नहीं कहती, लेकिन वो एक चाल चलती है। जैसे ही सेजारियो वहां से जाता है, ओलिविया अपने एक नौकर को बुलाती है और वो नौकर के हाथ सेजारियो को एक हीरे की अंगूठी ये कहकर वापस भिजवाती है कि सेजारियो ये अंगूठी ओर्सिनो की तरफ से लाया था और जबरदस्ती से यहीं छोड़ गया, इसलिए वो इसे वापस कर रही है, जबकि असल में ऐसी कोई अंगूठी ओर्सिनो ने दी ही नहीं थी। ये ओलिविया का सेजारियो को वापस बुलाने का एक बहाना था। और जब नौकर ये अंगूठी वायोला को देता है तो वायोला का रिएक्शन देखने लायक होता होगा, क्योंकि उसे तो पता है कि वो कोई अंगूठी लाई नहीं थी। वो तुरंत पूरी सच्चाई समझ जाती होगी। बिल्कुल, वायोला बहुत बुद्धिमान है। वो अंगूठी देखकर तुरंत समझ जाती है कि ओलिविया का ये कदम क्या इशारा कर रहा है। एक दूसरी महिला को उसी दर्द में धकेल दिया है जिससे वो खुद गुजर रही है। ओलिविया एक झूठे सपने से प्यार कर बैठी है, ठीक वैसे ही जैसे वायोला ओर्सिनो के प्यार में तड़प रही है और उसे पा नहीं सकती। ये भावनात्मक स्तर पर कितना भारी है। और यहाँ आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारी कहानी सिर्फ इमोशनली नहीं है, इसमें कॉमेडी और ड्रामा भी भरपूर है। हाँ, यहाँ आकर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो बहुत ही हास्यास्पद है। देखिए, ओलिविया सेजारियो के प्यार में पागल है, लेकिन दरबार में एक और व्यक्ति है जो ओलिविया से शादी करने का सपना देख रहा है, और उसका प्रस्ताव ओलिविया पहले ही ठुकरा चुकी है। जब वो देखता है कि ओलिविया सेजारियो को इतना भाव दे रही है तो वो जलन के मारे पागल हो जाता है। और वो क्या करता है? वो सीधे सेसारियो को एक खूनी लड़ाई यानी ड्यूएल के लिए चुनौती दे डालता है। अब बेचारी वायोला, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, उसका क्या हाल होता है? वायोला की तो हालत खराब हो जाती है। वो पूरी तरह से दहशत में आ जाती है। वो अंदर से एक कोमल महिला है, वो कोई योद्धा नहीं है। जब उसे लड़ाई के लिए उकसाया जाता है तो वो बस वहां से भागना चाहती है। वो मनी मन सोचती है कि काश वो अपना असली रूप बता दे और इस मुसीबत से बच जाए। लेकिन वो अपना राज खोल भी नहीं सकती। स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल रही होती है। दोनों के हाथ में तलवारें होती हैं और वायोला को लगता है कि आज तो उसकी जान गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो किस्मत कोई ना कोई दरवाजा खोल ही देती है। तभी वहां एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक अनजान इंसान वहां आकर वायोला की जान बचाता है। ये इंसान कौन है और वो वायोला की मदद क्यों करता है? यहाँ एंट्री होती है एंटोनियो की। एंटोनियो एक समुद्री कप्तान है जो इलीरिया से गुजर रहा होता है। वो भीड़ को देखता है और उसकी नजर वायोला पर पड़ती है। अब याद कीजिए, वायोला ने बिल्कुल अपने जुड़वा भाई सेबास्टियन जैसे कपड़े पहने हैं। हाँ, और एंटोनियो वायोला को देखता है और उसे सेबास्टियन समझ लेता है। एंटोनियो तुरंत वायोला की रक्षा के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। वो उस चुनौती देने वाले व्यक्ति से कहता है कि अगर इस नौजवान ने कोई गलती की है तो वो उसकी सजा भुगतने को तैयार है। वायोला तो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होगी कि चलो जान बची। लेकिन ये ड्रामा यही खत्म नहीं होता। पुलिस की एंट्री हो जाती है। हाँ, इससे पहले कि वायोला उसे ठीक से धन्यवाद कह पाती, वहां न्याय के अधिकारी आ जाते हैं और एंटोनियो को गिरफ्तार कर लेते हैं। पता चलता है कि एंटोनियो ने अतीत में ड्यूक ओर्सिनो के भतीजे को किसी समुद्री लड़ाई में बुरी तरह जख्मी किया था, इसलिए इलीरिया शहर में उसकी जान को खतरा था और वो वांटेड था। लेकिन फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ सेबेस्टियन की खातिर यहाँ आया था। और गिरफ्तार होने के बाद एंटोनियो जो करता है वो इस गलतफहमी को चरम पर पहुंचा देता है। जाते जाते एंटोनियो वायोला से अपना पर्स यानी पैसे मांगता है। अब वायोला हैरान है कि ये अनजान आदमी जो अभी अभी मेरी जान बचाने आया था, अब मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है। ये दृश्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी किसी को पूरी तरह से विलेन बना सकती है।
सोर्सेज बताते हैं कि एंटोनियो ने अपना पर्स असली सेबेस्टियन को दिया था ताकि वो शहर में घूम सके और कुछ खरीद सके। अब एंटोनियो को पैसों की जरूरत है तो वो सेबेस्टियन से, जो असल में वायोला है, अपना पर्स मांगता है। और वियोला ने तो उससे कोई पैसे नहीं लिए थे। वो अपनी तरफ से कुछ पैसे मदद के रूप में देने की पेशकश करती है, लेकिन उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। और एंटोनियो का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस इंसान की उसने जान बचाई, जिसके लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली, वो आज मुश्किल वक्त में उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो वियोला को धोखेबाज समझकर उसे बहुत बुरा भला कहता है और गुस्से में वो उसे सेबास्टियन नाम से पुकारता है। बिल्कुल। एंटोनियो चिल्लाता है कि सेबास्टियन, तुम कितने एहसान फरामोश हो। पुलिस एंटोनियो को वहां से ले जाती है, लेकिन ये नाम सेबास्टियन, ये नाम सुनकर वियोला के दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग उठती है। उसे यकीन होने लगता है कि अगर इस अनजान आदमी ने मुझे मेरे भाई के नाम से पुकारा है और वो भी इतनी आत्मीयता से, तो इसका मतलब है कि मेरा भाई सेबास्टियन सचमुच जिंदा है। और वायोला की ये उम्मीद बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि असली सेबास्टियन सच में जिंदा है और वो इलेरिया पहुंच चुका है। अब सोचिए शहर में क्या माहौल होगा। एक ही शक्ल, एक ही कपड़े पहने दो लोग शहर में घूम रहे हैं और किसी को पता नहीं है। और यहीं से कहानी का क्लाइमैक्स बिल्ड होना शुरू होता है। सेबास्टियन शहर में शांति से घूम रहा है और तभी क्या होता है? तभी वही व्यक्ति जिसने कुछ देर पहले सेजेरियो को लड़ाई के लिए चुनौती दी थी, वो सेबास्टियन को देख लेता है। उसे लगता है कि ये वही डरपोक सेजारियो है जो अभी-अभी लड़ने से भाग रहा था। और वो आओ देखा ना ताओ सीधा जाके सेबास्टियन पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, क्योंकि सेबास्टियन कोई कोमल सेजेरियो नहीं है, वो एक सच्चा योद्धा है और वो तुरंत बहुत ही जबरदस्त पलटवार करता है। वो हमला करने वाले की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। ये सीन तो किसी कॉमेडी फिल्म जैसा लगता है। हाँ। और तभी उस लड़ाई के बीच में ओलिविया आ जाती है। ओलिविया सेबास्टियन को देखती है, उसे सेजारियो समझती है और अपने उस नौकर को डांट कर वहां से भगा देती है। ओलिविया सेबास्टियन से बहुत ही प्यार से माफी मांगती है और उसे अपने घर ले जाती है। अब सेबास्टियन का रिएक्शन सोचिए। वो इस शहर में बिल्कुल नया है और अचानक एक बेहद खूबसूरत, अमीर और प्रभावशाली महिला उसे अपने घर ले जाकर उस पर प्यार लुटा रही है। उसे लगता है कि शायद ये महिला पागल है या फिर वो कोई बहुत ही हसीन सपना देख रहा है। लेकिन फिर ओलिविया कुछ ऐसा करती है जो सेबास्टियन के होश उड़ा देता है। वो क्या करती है? ओलिविया बिना किसी देरी के सीधे सेबास्टियन को शादी का प्रस्ताव दे देती है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि ओलिविया के मन में ये डर है कि कहीं सेजारियो का मन फिर से ना बदल जाए और वो वापस ऑर्सिनो के पास ना चला जाए। इसलिए वो तुरंत एक पादरी को बुला लेती है। अब सेबास्टियन हालांकि इस पूरी स्थिति को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी किस्मत को ठुकराता भी नहीं है। वो सोचता है कि चलो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता है। दोनों पादरी के सामने कसमें खाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। ये तो सच में गजब का अपॉर्चुनिज्म है सेबास्टियन का। खैर, अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे तनावपूर्ण और ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन। ड्यूक ऑर्सिनो, जो अब तक सिर्फ अपने महल में बैठकर प्यार के गीत सुन रहा था, वो खुद उठकर ओलिविया के घर पहुंचता है। और वायोला भी सेसारियो के रूप में उसके साथ है। तभी अधिकारी गिरफ्तार किए गए एंटोनियो को वहां लाते हैं। जब एंटोनियो ऑर्सिनो और सेसारियो को एक साथ देखता है तो क्या होता है? एंटोनियो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ऑर्सिनो के सामने सेसारियो की तरफ इशारा करके चिल्लाता है कि इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है कि मैंने इसे समुंदर की लहरों से बचाया था और पिछले 3 महीनों से ये दिन रात मेरे साथ था। ये सुन के ऑर्सिनो पूरी तरह से चकरा जाता है। ऑर्सिनो कहता है कि ये तुम क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? ये लड़का तो पिछले 3 महीनों से मेरे दरबार में मेरी सेवा कर रहा है। और ये उलझन तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब ओलिविया घर से बाहर आती है। ऑर्सिनो उसे देखकर सेसारियो को किनारे हटने को कहता है, लेकिन ओलिविया सेसारियो को बहुत ही प्यार से संबोधित करती है। वो ऑर्सिनो को इग्नोर करके सेसारियो से बात करती है। ऑर्सिनो ये देखकर पागल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ओलिविया सेसारियो को प्यार करती है और तब ऑर्सिनो का एक बहुत ही डार्क रूप सामने आता है। ऑर्सिनो, जो अब तक एक बहुत ही कोमल और प्यार करने वाला इंसान लग रहा था, वो गुस्से और जलन में अंधा हो जाता है। उसका ईगो बुरी तरह हर्ट होता है। वो सेसारियो को जान से मारने की धमकी देता है। वो कहता है कि मैं उसी इंसान को खत्म कर दूंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, ताकि ओलिविया वो कभी ना मिल सके। यहाँ ऑर्सिनो का प्यार असल में प्यार न होकर एक पोजेशन और अहंकार में बदल जाता है। लेकिन वायला का रिएक्शन देखिए। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। जब ऑर्सिनो उसे मारने की धमकी देता है तो वायला अपने मास्टर के लिए इतनी वफादार है, उसके प्यार में इतनी पागल है कि वो खुशी खुशी मरने को तैयार हो जाती है।
वो कहती है कि अगर मेरी जान लेने से आपको शांति मिलती है तो मैं आज़ादी से अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि वो अपनी जान से भी ज्यादा ओर्सिनो से प्यार करती है। और ये सुनकर ओलिविया घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका पति ये क्या कह रहा है। वो तुरंत पादरी को बुलवाती है। पादरी वहां आकर सबके सामने गवाही देता है कि बस 2 घंटे पहले ही उसने ओलिविया और इस नौजवान की शादी करवाई है। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अब जरा ओर्सिनो के दिमागी हालात की कल्पना कीजिए। उसका सबसे भरोसेमंद सेवक, जिसे उसने अपने प्यार का पैगाम लेकर भेजा था, उसी ने उसकी प्रेमिका से शादी कर ली। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तलवारें खींचने को तैयार हैं, और तभी बिल्कुल सही वक्त पर असली सेबेस्टियन वहां आ जाता है। वो ओलिविया से माफी मांगने आता है कि उसने अभी-अभी ओलिविया के एक रिश्तेदार की पिटाई कर दी है, और जब वो वहां पहुंचता है तो सब उसे देखकर सुन रह जाते हैं। ये इस पूरे नाटक का सबसे खूबसूरत और रहस्य खुलने का पल है। अब सबके सामने 2 बिल्कुल एक जैसे लोग खड़े हैं। एक जैसी शक्ल, एक जैसी आवाज, एक जैसे कपड़े। हमारे सोर्सेज में स्पष्ट लिखा है कि सब उन्हें देखकर दंग रह गए। और सीनो कहता है कि ये तो कोई जादू लग रहा है। तो बस सबका आखिर मतलब क्या है? और फिर सच्चाई सामने आती है। वायोला आखिरकार स्वीकार करती है कि वो कोई लड़का नहीं, बल्कि सेबेस्टियन की जुड़वा बहन वियोला है। जैसे ही ये सच सामने आता है, मानो सारे उलझे हुए धागे एक झटके में सुलझ जाते हैं। ओलिविया का रिएक्शन क्या होता है ये जानकर कि उसने इतने दिनों तक एक महिला से प्यार किया था? ओलिविया को पहले तो बहुत हैरानी होती है, लेकिन फिर उसे हंसी आती है कि उसने अनजाने में एक महिला से प्यार कर लिया था। लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश और संतुष्ट भी है, क्योंकि उसकी शादी असल में एक बहुत ही शानदार और बहादुर नौजवान सेबेस्टियन से ही हुई है। बिल्कुल, उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो ओर्सिनो में आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि सिजारियो असल में एक लड़की है, उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। हाँ, ओर्सिनो को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो सिसारियो ने उससे कही थीं। उसे याद आता है कि कैसे सिसारियो ने इशारों में अपने प्यार का इजहार किया था। कैसे उसने कहा था कि महिलाओं का प्यार पुरुषों से भी गहरा हो सकता है। ओर्सिनो समझ जाता है कि वायोला का प्यार ओलिविया के लिए उसके अपने छिछले प्यार से कई ज्यादा गहरा, सच्चा और आत्मीय था। ओर्सिनो वायोला की वफादारी से हार जाता है। वो वायोला से कहता है कि अब तक तुमने मुझे मास्टर कहा है, लेकिन तुम्हारी सच्ची सेवा और प्यार के कारण अब तुम मेरी मालकिन बनोगी। क्या बात है! और इस तरह ये कहानी एक बेहद सुखद और भव्य अंत तक पहुंचती है। एक ही दिन में 2 शानदार शादियां संपन्न होती हैं, वायोला और ड्यूक ओर्सिनो की, और सेबेस्टियन और ओलिविया की। ओलिविया बहुत ही खुशी से दोनों शादियों का जश्न अपने ही घर में मनाने का प्रस्ताव देती है। ये वास्तव में एक आदर्श समापन है, जहां बिछड़े हुए भाई बहन भी मिल जाते हैं और हर किसी को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। भेष बदलने का जो नाटक वायोला ने अपनी जान बचाने के लिए शुरू किया था, वही नाटक आखिरकार उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ये था आज का हमारा सफर। कैसे एक डरावने समुद्री तूफान से शुरू हुई कहानी एक अनजान शहर में सरवाइव करने की जद्दोजहद, प्यार के उलझे हुए त्रिकोण और ढेर सारी मजेदार गलतफहमियों से गुजरते हुए 2 शादियों पर जाकर खत्म होती है। और ये कहानी हमें सिर्फ हंसाती नहीं है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इंसानी मन कितना जटिल है और प्यार के रूप कितने अजीब हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस चर्चा को समेटने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस पूरी कहानी पर जरा गहराई से गौर कीजिए। हाँ, और सीनो को वायोला के विचारों, उसकी वफादारी और उसकी आत्मा से प्यार हुआ था, तब भी जब वो एक लड़के के भेष में थी। उसने वायोला की रूह को पहचाना। और वहीं दूसरी तरफ ओलिविया को उसी चेहरे से प्यार हुआ जो असल में सेबेस्टियन का निकला। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सच में किसी इंसान के बाहरी रूप से प्यार करते हैं या उसकी आत्मा से? क्या कोई भेष बदल लेने से हमारी असली पहचान हमेशा के लिए छिप जाती है, या कभी-कभी वही बदला हुआ रूप हमें अपनी सच्ची भावनाएं खुलकर दुनिया के सामने व्यक्त करने की आजादी देता है? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।